तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका कल फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 13 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 13 फरवरी 2026 को जो कल आपका इंग्लिश का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और बेसिकली ये वाला सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे। इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। जिन भी बच्चों ने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर सेक्शन जो आपका सी है, ठीक है? उसको डिस्कस करेंगे जो हमारा लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, यानी आपकी किताबों के अंदर से क्वेश्चन्स यहाँ पर पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। ठीक है? और याद रखिएगा 80 नंबर का आपका पेपर आएगा इंग्लिश का, उसमें से अकेला सेक्शन सी जो रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा। सोचिए, इतना यहाँ पर ये वेटेज जो है कैरी करता है आपका सेक्शन सी अकेला। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अभी तो तैयारी की शुरुआत है बच्चों। अभी तो कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है, कल मॉर्निंग में लाइव आने का वो पूरा ट्राई करूँगा। बाकी कृष्णा सर तो आपको यहाँ पर क्लासेस दे ही रहे हैं और सैंपल पेपर की। उसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, चाहे आपका हिंदी का हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, सभी के लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस वीडियो पर ना मैं एक बहुत छोटा-सा टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक्स का, ठीक है? फटाफट से 500 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा सेक्शन सी रह गया था, उसको कवर करते हैं। उसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट या सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, उनको एक-एक करके समझते हैं बच्चों। यहाँ से हमारा जो सेक्शन सी है लिटरेचर वाला वो स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हमें दे दिया है, उसको हमें रीड करना है बहुत ध्यान से और उसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें लिखना है और ये एक्सट्रैक्ट आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट को। एक्सट्रैक्ट्स की लाइनें जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि नाउ सी हैज़ बीन डेड। ठीक है, यानी कि वह अब मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि लगभग इतने ही वर्ष और वह लड़की रहती थी। ठीक है, एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसिस, यानी कि और इस परिस्थिति में कहने को तो कुछ नहीं है, इसकी खामोशी खामोश कर देती है। इसकी खामोशी क्या करती है बच्चों? हमें खामोश कर देती है। चलिए अब इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि हु इज सी इन द अबव लाइन्स, सी रेफर्स टू डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उपरोक्त पंक्ति में वह कौन है और वह से तात्पर्य है, वह से क्या तात्पर्य है? पोएट की मदर, यहाँ पर यानी कवि की जो माँ है उसको यहाँ पर रेफर किया गया है, उसको संदर्भित किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, यहाँ तक कि 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैंपल पेपर आपको आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लिटरली बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सैंपल पेपर्स। हमने यहाँ पर किन-किन सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए आप सभी बच्चों के लिए। तो इंग्लिश का 10 सैंपल पेपर हमारे पास रेडी है, हिस्ट्री का है, हिंदी का है, पॉलिटिकल साइंस का है, फिजिकल एजुकेशन का है, जियोग्राफी का है। ये सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है, जिनको आप लेकर के अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर बना रखे हैं बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ, और इसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो पिछले 10 साल का आप पेपर उठा करके देख लीजिए, बार-बार यही क्वेश्चंस रिपीट होकर के आए हुए हैं। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? देखिए अभी भी ना 2 तरह के बच्चे होंगे, एक होंगे थोड़े से वैसे कन्फ्यूज़ टाइप के बच्चे कि हाँ, ले लेते हैं, नहीं लेते हैं। एक होते हैं स्मार्ट बच्चे, जो टाइमली डिसीजन ले लेते हैं और समय रहते अपने काम को कर लेते हैं, ठीक है? तो टाइम की कदर कीजिए, समय रहते अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेकर के अपनी एग्जाम की तैयारी को करते हैं, तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और अभी के टाइम पे सॉरी,
आपको 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा सैम्पल पेपर्स के ऊपर, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और सस्ते में अभी सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ये 50% का डिस्काउंट ऑफ़र कभी भी खत्म हो सकता है। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, ज़रूर इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लास्ट लाइन, ठीक है? जो हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ये लास्ट लाइन है, इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके अंदर बच्चों आपका एलिट्रेशन यानी कि जो आपका अनुप्रास है ये इस्तेमाल किया गया, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन जो सो कि लेबर्ड जो सो कि ईज करके। तो यहाँ पर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया गया है, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया है यानी कि एक अथवा दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस इसके अथवा में भी आपका ये एक्सट्रैक्ट ही है बेसिकली, और एक्सट्रैक्ट की लाइनों को यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि आई डू नॉट नो दिस चाइल्ड और वी हैव live together now, the land is his and none of mine, we speak like strangers, there's no sign of understanding in the air, this child is built to my design, yet what he loves I cannot share। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बोली गई है। कहने का मतलब यह है कि मैं इस बच्चे को नहीं जानता, हालांकि अब हम साथ रहते हैं, क्या यह भूमि उसकी है, यानी क्या ये जो लैंड है उसका है और मेरी है। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं और कोई संकेत नहीं है हवा में समझ की बात। यह बच्चा मेरी डिज़ाइन के अनुसार बनाया गया है, फिर भी वह जो प्यार करता है उसे मैं साझा नहीं कर सकता। ठीक है, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बेसिस पर देखिए हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वी इन दीज लाइन्स रेफर टू। ठीक है, यानी कि इन पंक्तियों में हम का तात्पर्य क्या है, यानी वी का तात्पर्य क्या है बच्चों। तो इन पंक्तियों के अंदर हम का तात्पर्य है यानी वी का तात्पर्य है बच्चों आपका द फादर एंड द सन, यानी कि पिता और उसके बच्चे से, उसके पुत्र से। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन द सीड आई स्पेंड। ठीक है, यानी कि मैंने जो बीज खर्च किया पंक्ति में किस काव्यात्मक उपकरण यानी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो यहाँ पर यूज किया गया है बच्चों मेटाफर का, यानी कि आपका रूपक का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माय डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस बच्चे का निर्माण मेरी डिजाइन के अनुसार तो हुआ है, यानी ये बच्चा जो बना है वो मेरे डिजाइन के हिसाब से बना है, फिर भी वह जो प्यार करता है मैं उससे उसके साथ साझा नहीं कर सकती। उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है बच्चों कि ही सन लुक्स लाइक हिम येट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, यानी कि उनका बेटा उनके जैसा तो दिखता है लेकिन फिर भी उनके पास शेयर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप, इसीलिए वो एक दूसरे से प्यार जो है वो शेयर नहीं कर पाते। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। ये भी आपका एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट क्या दिया गया है कि दीज beasts would cook their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि उन्हें पता चलता है कि हम आ रहे हैं। उन्हें क्या पता चलता है कि हम आ रहे हैं, तो जानवर अपने बड़े बड़े सिर उठाकर हमें अपनी निगाहों में ले लेते हैं। जैसे जैसे हम उनके करीब जाते हैं वे हरकत में आते जाते हैं और सीधे हमारी तरफ बढ़ते बंदूक से निकली गोली की तरह, और लगभग उतनी ही तेजी से वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अब इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पर कि व्हाट बीस्ट इन द नरेटर टॉकिंग अबाउट, यानी कि जो नरेटर है कथावाचक है वो किस जानवर के बारे में बात करता है। तो वो बात करता है द तिब्बतियन जो सो कि मास्टिफ के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, व्हाट डज दिस मीन, यानी कि वे तुरंत कार्रवाई में जुट जाएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है द डॉग्स वुड चेज द कार विथ ग्रेट स्पीड, यानी कि कुत्ते बड़ी तेजी से कार का पीछा करेंगे। तो ये इसका मतलब है कि दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो जो हमारा लाइक का टारगेट है उसको जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं बच्चों, अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। आपका एक एक लाइक हमारे मोटिवेशन को थोड़ा 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 ऊपर करता रहता है, जिससे कि हम नंबर ऑफ वीडियोस आपके लिए ज़्यादा लेकर के आते हैं। अभी तो आपका इंग्लिश का कल एग्जाम होना है और परसों एग्जाम होना है, उसके अलावा आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, उसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री, सबके लिए हम वीडियोस लेकर आए। होम साइंस जिसके लिए आप बोलेंगे सबके लिए हम वीडियोस लेकर के आएंगे। आप कमेंट करके बताते भी रहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम अब आपका अब करीब है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं या इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, और आपको कौन सा सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। वैसे हम आपके एग्जाम के हिसाब से लेकर के भी आते रहेंगे। खैर, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स वेयर द तिब्बतियन, जैसे कि मस्टिफ, इस तरह से करके, है ना। कहने का मतलब यह है कि तिब्बतियन मस्टिफ किस प्रकार के कुत्ते थे? तो वो थे बच्चों आपका ह्यूज एंड ब्लैक, यानी कि विशाल और काले थे, कुछ इस टाइप के। मैं आपको एक ड्राइंग बना करके बताता हूँ बच्चों। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। बाकी मैं आपको एक ह्यूज और ब्लैक कुत्ता बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बताइएगा मेरी ड्राइंग कैसी लगी आपको। और इस कुत्ते के थोड़े थोड़े बाल भी बना देता हूँ इस तरह से ना। ये बाल है और ये पूँछ है बच्चों। तो कैसा लगा आपको मेरा ड्राइंग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी बच्चा कमेंट करके बताएगा वो उसको मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दे दूंगा कि एटलीस्ट आपने कमेंट करके बताया मुझे। तो ये है वो तिब्बतियन डॉग, ठीक है, जो ह्यूज एंड ब्लैक है एंड वेरी क्विक, ये बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी कार्य करते हैं, ठीक है। और गार्ड्स डॉग्स, यानी कि रखवाली करने वाले कुत्ते हैं ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्वेश्चन में एक आपको चॉइस दे दिया है कि अगर ऊपर वाला जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं आता है आपको, तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके अथवा में जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सी लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, यानी कि जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते गए। कुछ समय तक वह मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little thing of Western science and learning, the law of gravity, ठीक है, Archimedes and principle, the world, जो सो कि world being around etc. ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब मैं वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। मैं उससे अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी विज्ञान जो वेस्टर्न साइंस होता है और शिक्षा होता है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत, दुनिया के गोल होने आदि की छोटी छोटी बातें बताता कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है कि दुनिया गोल है, वर्ल्ड बीइंग राउंड करके एक्सेट्रा, ठीक है। दिस मेड हर अनहैप्पी, सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. इससे वह दुखी हो जाती, वह मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों पर विश्वास नहीं करती थी। जो इंग्लिश स्कूल के अंदर जो बातें वहाँ पढ़ाई जाती थी उस पर भरोसा नहीं करती थी, और इस बात से दुखी थी कि वहाँ भगवान और शास्त्रों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। तो इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एक्सट्रैक्ट। अब इसके बेसिस पर देखिए हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि पहला क्वेश्चन है कि द ऑथर लिसन्ड टू द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर जो सो कि रिसाइटेड बिकॉज, यानी कि लेखक अपनी दादी द्वारा पढ़ी जाने वाली सुबह की प्रार्थना सुनी, क्यों सुना उन्होंने, क्योंकि ही लव्ड हर वॉइस, यानी कि उसे उसकी आवाज़ बहुत ही पसंद थी इसलिए, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर्स वाज व्हेन, यानी कि दादी और लेखिका के बीच दोस्ती का निर्णायक मोड़ तब आया जब हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, यानी कि
उसके माता पिता ने उन दोनों को शहर बुलाया, तब उनके दोस्ती का एक निर्णायक यहाँ पर मोड़ आया। ठीक है, उनके फ्रेंडशिप का एक तगड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, यानी कि अभी हमने देखा वैसे तो ये कि लेखक के नए अंग्रेजी स्कूल के बारे में दादी को किस बात से नाखुश थी वो। तो बहुत सारी बातें थी, जैसे आप लिख सकते हैं द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प विथ द लेसन्स, यानी कि तथ्य यह है कि वह अब उसे पाठों में मदद नहीं कर सकती थी। एंड देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, वहाँ उसके स्कूल में ईश्वर और जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं, इसकी कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। ये बात दादी को अच्छी नहीं लगती थी। दे टाउट म्यूजिक, यानी कि उन्होंने संगीत सिखाया। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। ये भी आपका एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो यहाँ का 12वें क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट कुछ इस प्रकार से है कि द स्टोरी ओपन्स विथ माउराड कमिंग टू आराम्स हाउस एट 4 in the morning. He tapped on the window to आराम रूम, यानी कि कहानी की शुरुआत सुबह 4 बजे मुराद के आराम के घर आने से होती है। उसने आराम के कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। ठीक है, एंड आगे देखिए क्या बताया गया है। व्हेन आराम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही वाज टेकन अबैक एंड स्टार्टेड टू सी मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जब आराम ने खिड़की से बाहर देखा तो वह चौंक गया और मुराद को एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर सवार देखकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। तो इस तरह से ये आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है बच्चों। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर कि वाई डिड द बॉयज रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ओनर बिकॉज दे वेयर, यानी कि लड़कियों ने सफ़ेद घोड़े उसके मालिक को क्यों लौटा दिया, क्योंकि वे यहाँ पर जैसे कि कॉन्शियंस एंड स्ट्रिकिन थे, यानी कि विवेक से त्रस्त से, बहुत विवेक से भरे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द हॉर्स ऑनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज हैड स्टोलन हिज हॉर्स बिकॉज, यानी कि घोड़े के मालिक ने यह मानने से इनकार क्यों किया कि लड़कों ने उसका घोड़ा चुराया है, क्योंकि देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्टी, यानी कि उनका परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इसलिए घोड़े का मालिक एकदम चौंक गया, अरे तुम घोड़ा चुरा लिया, अरे भैया मानिए नहीं सकते हैं, घोड़ा और तुम चुरा ले, तुम्हारा परिवार था ऑनेस्टी के लिए मनवे करते हैं हम लोग, यानी तुम्हारा परिवार तो ईमानदारी की मिसाल है कि नहीं, और तुम घोड़वा चुरा लेगा, ऐसा तो भैया हम मनवे नहीं सकते, कैसे हो गया भैया, अरे बाबा। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है इसी एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर कि वाई वाज आराम जैसे कि सरप्राइज व्हेन ही शॉ जैसे कि मुराद इन द मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि सुबह जब आराम ने मुराद को देखा तो वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, आराम वाज सरप्राइज टू सी मुराद बिकॉज ही हैड कम शो अर्लियर इन द मॉर्निंग एंड दैट टू विथ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ही कुड नॉट बिलीव दैट अ बॉय ऑफ हिज ट्राइब कुड बाय और स्टील अ हॉर्स, यानी कि आराम जो है मुराद को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह इतनी सुबह आ गया था एक तो, और वह भी एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े के साथ, एकदम मस्त सा घोड़ा लग रहा था वो। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके कबीले का कोई लड़का घोड़ा खरीद या चुरा भी सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वाई वाज जॉन वायरो सैड, यानी कि जॉन वायरो दुखी क्यों थे। तो आप आंसर लिखेंगे, जॉन वायरो वाज सैड बिकॉज हिज हॉर्स वाज स्टोलन एंड नाउ ही हैड टू गो ऑन फुट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एज हिज जैसे कि सर्री वाज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स, यानी कि जॉन वायरो दुखी था क्योंकि उसका घोड़ा चोरी हो गया था और उसे लंबी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी, क्योंकि घोड़े के बिना उसकी यात्रा बेकार थी बच्चों। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में आपको एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट की लाइनें कैसी है कि ही जैसे कि थॉट ऑफ ब्रामवेल फोलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसाइडेड हिम सॉरिडली ऑफ एडवर्ड पेज बाउंडेड टू द सर्विस ब्लॉडवेन ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली
apart from his wife. Outside, he found Joe standing on the pavement with a tense expression face. All right, Joe, he said thickly. Both all right. It was quite light, nearly 5 o'clock. तो यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है? उसने ब्रोमवेल के बारे में सोचा जो एक ऐसी महिला के प्रति मूर्खतापूर्ण रूप से समर्पित था जिसने उसे बुरी तरह से धोखा दिया था। ठीक है, यानी एक ऐसी महिला जो बहुत ज़्यादा वैसी थी, उसके लिए वो पागल था। ठीक है, जिसने महिला ने उसे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था। एडवर्ड पेज के बारे में जो कर्कश जैसे कि ब्लॉडवेन से बंधा हुआ था। डैनी के बारे में जो अपनी पत्नी से अलग दुखी जीवन जी रहा था। बाहर उसने जो को तनाव उम्मीद भरे चेहरे के साथ फुटपाथ पर खड़ा पाया। ठीक है, जो उसके मोटे तौर पर कहा, दोनों ठीक है, काफ़ी उजाला हो चुका है, लगभग 5 बजे हैं। ठीक है, तो मतलब 5 बजे थे। इस तरह से आपका ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अब देखिए, एक्सट्रैक्ट जो होता है बच्चों थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आपकी बुक के अंदर से आता है और जिस बच्चे ने बुक पढ़ा होता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसने नहीं पढ़ा होता है उसके लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए मैं आपको नंबर ऑफ एक्सट्रैक्ट की क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये हमारा 8वां सैम्पल पेपर है और कोशिश करूंगा 2 सैम्पल पेपर और करवा दूं मैं आपको, टोटल 10 पेपर करवा दूं, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो इससे आपका एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस की भी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा इसी के बेसिस पर कि अंडर विच सीनियर डॉक्टर एंड्रियो डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि एंड्रियो ने किस सीनियर डॉक्टर के अंडर में अपना यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिस अपनाई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर एडवर्ड पेज, यानी कि डॉक्टर एडवर्ड पेज जो थे उनके अंडर में इन्होंने ये चीज़ किया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग होल इंसिडेंट जो डिड नॉट एंटर द हाउस, वाई, बिकॉज, पूरी घटना के दौरान जो घर में नहीं घुसा क्योंकि वहाँ पर ही वाज वरीड, यानी कि वह परेशान हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि हु वाज जो मॉर्गन। ठीक है, यानी कि जो मॉर्गन कौन था एंड वाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रियो मैनसन करके। ठीक है, यानी कि वो डॉक्टर एंड्रियो मैनसन का इंतजार क्यों कर रहा था। ठीक है, तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर इन जो कि ब्लैनली करके, यानी कि जो मॉर्गन था वो ब्लैनली नामक खनन शहर में ड्रिलर था। वो होता है ना, ड्रिलिंग करते हैं धड़ 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 धड़, वैसा। अ माइनिंग टाउन, यानी कि एक माइनिंग शहर के अंदर, खनन शहर के अंदर। he and his wife Suzanne were married for nearly 20 year, यानी कि उनकी और उनकी पत्नी सुसान की शादी लगभग 20 साल पहले हो गए थे। ठीक है, नाउ दे वेयर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि 20 साल हो गए भाई शादी को, अब वो अपना पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। ठीक है, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सुजैन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वह बच्चे की उम्मीद कर ही रहे थे और वो सुजान को बच्चे को जन्म में मदद करने के लिए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो मॉर्गन कौन थे और वो यहाँ पर वेट क्यों कर रहे थे डॉक्टर एंड्रियो मैनसन का, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और इनका एक बच्चा होने वाला था जो कि बहुत लंबे समय बाद होने वाला था, तो जाहिर सी बात है वेट करेंगे ही। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा बच्चों एग्जाम के अंदर आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको 4 क्वेश्चन दे दे और बोला जाए कि इनमें से कोई 2 कीजिए, तो आप 2 वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप सबसे बेटर होंगे, सबसे ज़्यादा आपको लगता होगा कि हाँ इसमें तो मेरे मार्क्स कटेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप, तो वही वाले क्वेश्चन अटेंड भी कीजिएगा। मैं भी यही करता था, सिंपल सा चीज़ होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं चीज़ें। तो देखिए 13वें के ए में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वाई, What did the poet notice about independent thinking in the poem childhood, यानी कि कवि को लगता है कि उसने अपना बचपन खो दिया। क्यों ऐसा लगता है कवि को? कवि ने बचपन कविता में स्वतंत्र सोच के बारे में क्या देखा, तो उसने मतलब स्वतंत्र सोच के बारे में क्या देखा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर इस तरह से लिखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोएट मार्कोस जैसे कि नातान बिलीव्स ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि कवि मार्कस नेटान का मानना है कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। ही बिलीव्स दिस बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि वह ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन की मासूमियत और पवित्रता को खो दिया है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन, जब वो बच्चे थे
तो वो नर्क और स्वर्ग के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते थे, ठीक है। He also believed that true and existing among adults he had no egoistic जो सो कि tendencies in his childhood, यानी कि उनका यह भी मानना था कि सच्चा प्यार वयस्कों के बीच होता है, यानी कि एडल्ट्स के बीच में ट्रू लव होता है ना, और बचपन में उनमें कोई अहंकारी प्रवृत्ति नहीं थी, है ना। तो ये हो गया आपका। उसके आगे देखिए, द पोएट रियलाइज्ड दैट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड कुड थिंक इंडिपेंडेंटली. He could express his opinion without being influenced by anyone else. This discovery was very important for him because it revealed his abilities for independent thinking and decision making. यहाँ पर बोला जा रहा है कि कवि को एहसास हुआ कि वह दूसरों से अलग है और स्वतंत्र रूप से सोच सकता है। वह किसी और किसी और से प्रभावित हुए बिना अपनी राय व्यक्त कर सकता है, जो भी उसके विचार वगैरह व्यक्त कर सकता है। यह खोज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्रता, सोच और निर्णय लेने की क्षमता का पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट चाइल्डहुड, इसके बारे में हमने बता दिया। और व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तो उसने अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में ये सोचा कि भैया किसी के और का उसके ऊपर मत नहीं चल रहा है, वो अपने हिसाब से अपनी राय व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बी में क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम द आपका लेबनम टॉप करके, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि द लेबनम टॉप कविता में पीले का क्या महत्व, येलो का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताना है। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, द फ्लावर्स ऑफ द लेबनम ट्री एंड इट्स लीव्स इन ऑटम बोथ आर येलो इन कलर, ठीक है। तो जो आपका लेबनम के पेड़ के फूल और उसके पत्ते जो शरद ऋतु में होते हैं, दोनों ही पीले रंग के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द गोल्ड फिचिस जो सो कि फादर्स आर ऑल्सो येलो इन कलर, यानी कि कविता में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि इसके अलावा जो गोल्ड फिश के पंख भी पीले रंग के होते हैं, और कविता में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि माँ पक्षी अपने बच्चों के लिए कितनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, ठीक है। द पोएम हाईलाइट द हाई सिक्योरिटी दैट द मदर बर्ड इंश्योर फॉर हर बेबीज एंड द कलर येलो हेल्प इन कॉन्फ्लिक्टिंग द बेबीज, हेंस दे एस्केप फ्रॉम बीइंग नोटिस बाय एनी प्रेडेटर, यानी कि पीला रंग जो होता है वो बच्चों को छिपाने में मदद करता है, इसलिए वो किसी शिकारी की नज़र में आने से बचते हैं, ठीक है। तो पीले रंग का ये इंपॉर्टेंस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ये लेबनान के पेड़ फूल और उसके पत्ते शरद ऋतु में पीले रंग के होते हैं, और पीले रंग में क्या होता है कि बच्चों को बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, कि ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, या आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि द ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रीटी बट ब्यूटीफुल हाउ, यानी कि जो दादी थी वो सुंदर तो नहीं थी पर खूबसूरत थी, कैसे, वो आपको बताना है। तो चलिए जी दादी जी के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट, यानी कि दादी जी बहुत बूढ़ी थी, ठीक है, इस तरह से शॉर्ट एंड ओल्ड, फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी कि दादी जी छोटी, बूढ़ी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, क्योंकि अब वो एजेड हो गई है, यानी उनकी एज हो गई है, उम्र हो गई है, तो थोड़ी सी तो झुकी रहेंगी ही रहेंगी। फॉर द लास्ट 20 years शी लुक्ड द सेम एंड टू द ऑथर सीम टू ओल्ड टू एज फर्दर, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इस तरह से थी कि दादी छोटी, बूढ़ी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। पिछले 20 सालों से वो एक जैसी ही दिखती थी और लेखक को लगा कि वे और बूढ़ी नहीं हो सकती। लेखक को लगता था अरे ये अब क्या बूढ़ी होंगी, है ना। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इमेजिन दैट शी कुड हैव बीन यंग एंड प्रिटी, यानी उनके लिए ये कल्पना करना ही मुश्किल था कि जवान और सुंदर ये हो भी सकती थी, कि ये भी जवान और सुंदर होंगी क्या, ये तुम 20 साल से देख रहा हूँ ऐसी की ऐसी ही हैं। बट हिम शी वॉज ब्यूटीफुल इन प्रिस्टीन एंड पीसफुल वे, यानी कि उनके लिए देखा जाए तो उनको तो लगता ही नहीं था कि कभी वो जवान और बूढ़ी जवान भी रही होंगी, लेकिन उनके लिए वे एक प्राचीन और शांतिपूर्ण तरीके से सुंदर थी, ठीक है। और आगे बताया गया है कि ही रिमेंबर्ड हर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी जैसे कि एंटिगली, यानी कि उन्हें याद आया कि वे अपने माला के मनकों को बिना थके जपती रहती थी, ठीक है। मतलब वो होता है ना माला जपना, तो बिना थके उसको जपती रहती थी। कौन? दादी जी। और सिल्वर जो सो कि लॉक्स ले
scattered जैसे कि undeadly over her pale perked face, and her lips constantly move in an inaudible prayer. She was like the winter landscape in the mountains, scream and content. यहाँ पे कह रहा है उसके चांदी के बाल उसके पीले सिकुड़े हुए चेहरे पर बिखरे पड़े थे और उसके होठ लगातार एक आश्रय प्रार्थना में हिल रहे थे। वह पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह थी, शांत और संतुष्ट। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकते हैं एग्जाम में, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 13वें का, कि व्हाट वेयर द थिंग्स दैट प्रोफेसर गाइटोंडे नोटिस एज द ट्रेन एंटर्ड द ब्रिटिश राज टेरिटरी। यानी कि जब ट्रेन जो थी वो ब्रिटिश राज के क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी तो प्रोफेसर गायकोंडे ने क्या चीज़ देखी वो आपको बताना है। तो चलिए जी देख लेते हैं गायकोंडे जी ने क्या देखा था। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि एज द ट्रेन टच सरहद फ्रॉम वेयर द ब्रिटिश राज बिगेन एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट जो कि थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। यानी कि जैसे ही ट्रेन सरहद पहुंची जहां से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, वहीं एक जो एंग्लो इंडियन था उसने ट्रेन में परमिट का जांच करने शुरू कर दिया कि क्या इसके पास परमिट है। द ब्लू कैरिजेस ऑफ द ट्रेन कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड एन जैसे कि एक्रोनियम फॉर ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेन की नीली बोगियों पर GBMR अक्षर लिखे थे जो ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे का संक्षिप्त नाम था। ठीक है, आगे देखिए बताया गया देयर वाज द टीनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरिज एज अ रिमाइंडर दैट दे वेयर अ ब्रिटिश टेरिटरी। यानी कि प्रत्येक बोगी पर छोटी यूनियन जैक बना हुआ था जो याद दिलाता था कि वे ब्रिटिश क्षेत्र में है। जो क्या याद दिलाता था कि वो ब्रिटिश क्षेत्र में है। एज द ट्रेन स्टॉप्ड एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबल नीट एंड क्लीन। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पेरिशिश विद अ हैंड फुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य यानी जहाँ उसको पहुँचना था डेस्टिनेशन पे विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकी, स्टेशन उल्लेखनीय रूप से साफ सुथरा था और स्वच्छ दिखाई दिया। स्टाफ में ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस थे और पारसी थे और मुट्ठी भर ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोला जा रहा है आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे इज अप्रोप्रिएट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि नाटक का शीर्षक मदर्स डे ये सही है? अपने जवाब के लिए कारण बताइए। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे आई थिंक द टाइटल ऑफ द प्ले मदर्स डे इज अप्रोप्रिएट बिकॉज। यानी कि हाँ, मुझे लगता है कि नाटक जो हमारा है ये आपका ये जो प्ले है इसका जो टाइटल है मदर्स डे ये सही है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी डे इज अ मदर्स डे। यानी कि हर दिन माँ का दिन होता है। Enjoy all days with your mother and make happy. The story Mother's Day or the whole play revolves around the mother's Mrs. Person. Our mother and family definitely face any problem and discuss also solve it. The play जो कि teach us to be thoughtful and respectful towards our mothers. तो यहाँ पर बोला गया है कि हाँ हर दिन माँ का दिन होता है, अपनी माँ के साथ हर दिन का आनंद ले और खुशियाँ मनाए। मदर्स डे की कहानी या पूरा नाटक माँ श्रीमती प्रियस के इर्द गिर्द घूमता है। हमारी माँ और परिवार निश्चित रूप से किसी भी समस्या का सामना करते हैं और चर्चा करके उसका समाधान भी करते हैं। नाटक हमें अपनी माताओं के प्रति विचारशील और जैसे कि सम्मानजनक होना सिखाता है। ये नाटक क्या सिखाता है कि हमें सम्मानजनक और विचारशील होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है।
इसी क्वेश्चन में आपको एक चॉइस दे दिया है, एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द टेल ऑफ मेलन विच हाईलाइट्स ह्यूमर एंड आयरोनी, यानी कि द टेल ऑफ मेलन में कुछ ऐसे उदाहरण सुझाइए जो हास्य और विडंबना पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, जो किस पर प्रकाश डालते हैं? ह्यूमर एंड आयरोनी, यानी कि हास्य और विडंबना पे। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे, द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड स्ट्रेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि जो कविता है वो शुरू से अंत तक हास्य और व्यंग से भरपूर है। ठीक है, देयर इज अ किंग हु हैज बिल्ट अ ट्रिम्पल आर्च ऑन द मेन रोड ऑफ हिज सिटी, यानी कि एक राजा है जिसने अपने शहर की मुख्य सड़क पर एक विजयी मेहराब बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन दिया है, दो में से कोई एक करना है, 120 to 150 यानी कि 120 से 150 शब्दों में, और 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 15वें का पहले में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन वेयर फेस विथ डेंजर, यानी कि खतरे का सामना करते समय वयस्क यानी जो एडल्ट होते हैं और बच्चे जो होते हैं इनकी प्रतिक्रिया में क्या अंतर होता है, दोनों के रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लिखेंगे ये, क्योंकि ये तो थॉट बेस्ड पे क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा बना बना के भी लिख सकते हैं इसमें। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन फेस विद डेंजर, यानी कि खतरे का सामना करने पर जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, और जो बच्चे होते हैं, दोनों की प्रतिक्रिया की बाट करें तो उनके तरीके में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि द एडल्ट्स फेल्ट द स्ट्रेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस बट प्रिपेयर देमसेल्फ टू फेस द डेंजर, यानी कि जो वयस्क होते हैं बच्चों, वो परिस्थितियों के तनाव को महसूस कर लेते हैं, वो उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन खतरे का सामना करने के लिए खुद को वो तैयार करते हैं। ठीक है, दे टुक सफिशिएंट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ जैसे कि वेदर बिगन, यानी कि वो क्या करते हैं, जब खराब मौसम होने लगा, इस तरह से मतलब जब खराब मौसम होने लगेगा इसकी पूरी तैयारी करने लग जाते हैं कि जहाज को कैसे सावधानी पूर्वक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसी तरह से आप बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है, काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि डिस्क्राइब इन डिटेल द नरेटर्स मिसरेबल नाइट इन जोसुकी डॉर्चेन करके। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि डॉर्चेन में जो वर्णन करता है उसकी कष्टदायक रात का विस्तार से वर्णन कीजिए कि कितना कष्ट से भरा हुआ, कितना दुखों से भरा हुआ उसके लिए वो नाइट था, उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लिखना है आपको कि द नरेटर्स रीच द डॉर्चेन गेस्ट हाउस आफ्टर 10:30 PM। दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रबल नाइट, यानी कि जो नरेटर है, कथावाचक है, वो रात को 10:30 बजे के बाद जो है डॉर्चेन गेस्ट हाउस पहुंचा और यह एक परेशान रात की शुरुआत थी बस। ठीक है, द ओपन एयर रबिश डंप इन होर हैड सेट ऑफ हिज कोल्ड वंस मोर, यानी कि यह एक परेशान रात की शुरुआत हो गई थी और होर में खुले में कूड़े के ढेर से एक बार फिर उसके जुखाम मतलब उसके जुखाम को बढ़ा दिया उसने। ठीक है, वन ऑफ हिज जोसकी नॉस्ट्रियल was blocked again and he was tired and hungry. He started breathing through his mouth. After a while he woke up abruptly. His chest felt strangely heavy, but when he sat up his nasal passages cleared almost instantly and relieved after the feeling in his chest. He lay down again just as he was about to doze. Something told him not to do, not to. He was not gasping for breath, but could not go to sleep. He sat up, but as soon as he lay down, his sickness filled and his chest felt strange. He tried supporting himself against the wall but could not manage to relax enough to sleep. He did not know what was wrong,
but had a feeling that if he sleep he would not wake up again, so he stayed awake all night। तो इसका हिंदी कुछ इस प्रकार से होगा कि कथावाचक की रात, मतलब जो कथावाचक था, नरेटर था, वो रात को 10:30 बजे के बाद जो था वो डॉर्चन गेस्ट हाउस पहुंचा। ठीक है, और यह परेशान रात की शुरुआत ही थी, क्योंकि जो होर में खुले कूड़े के ढेर ने एक बार फिर उसके जुकाम को बढ़ा दिया था। उसका एक नथुना जो था फिर से बंद हो गया। उसकी नाक जो थी, एक बार दो नाक होती है तो एक नाक फिर से बंद हो गई और वो थका हुआ और भूखा था। उसने मुंह से सांस लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो अचानक जग गया। उसे सीने में अजीब तरह से भारीपन महसूस हुआ, क्योंकि वैसे ही उसका नाक बंद हो गया था। लेकिन जब वो उठकर बैठा तो उसे नाक के मार्ग लगभग तुरंत साफ हो गया और वो सीने में दर्द कम हो गया उसका। वह फिर से लेट गया। जैसे ही वो झपकी लेने ही वाला था, कुछ ने उसको मना किया। ठीक है, वह सांस के लिए हाफ नहीं रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। वो मतलब एक तरह से ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उसको। वो बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह लेटा उसके साइनस भर गए और उसकी छाती अजीब सा महसूस करने लगी। फिर वो भारी भारी महसूस करने लग गया। जब वो दोबारा से सोने गया तो वह पर्याप्त आराम नहीं कर पा रहा था और वो सो नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसको लग रहा था कि अगर वो सो गया तो फिर वो नहीं जगेगा, इसलिए वो पूरी रात जगा ही रहा था बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। अब हम लोग आ गए हैं अपने सैंपल पेपर के लास्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा 16वां क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन दे दिया है, 2 में से कोई एक आपको करना है। तो यहाँ पर 16वें के फर्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि हाउ डज मिसिस पेयरसन रिफॉर्म हर डाइसफंक्शनल फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है बेसिकली कि श्रीमती जो पियर्सन थी उसने अपने बिगड़ेल परिवार के सदस्यों को कैसे सुधारती है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आंसर आपको ऐसे लिखना है बच्चों, मिसिस पियर्सन रिफॉर्म हर डाइफंक्शनल फैमिली मेंबर्स। वैल्यूएबल पॉइंट ये रहे हमारे कि वो इस प्रकार से सुधारती है। मिसिस जैसे कि फिट जो आपका यहाँ पर फिट गोल्ड राज थी, वो मिसिस पियर्सन की नेबर थी, यानी कि उसकी पड़ोसी थी। एंड सी इज जो सो कि डोमिनिंग प्रैक्टिकल द कंप्लीट अपोजिट ऑफ मिसिस पियर्सन कैरेक्टर। तो वह दबंग थी और व्यवहारिक श्रीमती जो पियर्सन थी उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत थी, उसके कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट थी। बाकी आप यहाँ रीड कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। और जो पियर्सन थी वो नरम थी, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और प्यार करने वाली थी। वह उनकी गलतियों के बारे में जानती थी, लेकिन उनके प्रति कठोर नहीं हो सकती, मतलब उनके प्रति वो कठोर नहीं हो सकती थी। और फिर यहाँ पर आता है एक रोल मिसिस फिट्ज गोल्डराज का। ठीक है, वो अपने परिवार के सदस्यों को सीधा करने के लिए अपने दोस्तों को एक जादुई शरीर परिवर्तन के लिए सहमत होने के लिए मजबूर करती थी। ठीक है, यह करती है करके कि हाँ आप अपने परिवार को ठीक कर दोगे, आप यहाँ पर मैजिक की मदद से अपना बॉडी चेंज कर लो, इसलिए वह शरीर बदलते हैं। मिसिस पियर्सन अपनी बेटी डोरिस को उसके अनिश्चित व्यवहार के लिए डांटने वाली पहली व्यक्ति है। फिर वह अपने बेटे सिरिल को लाती है, जिससे वह देर रात पार्टियों में जाने की तैयारी करने के लिए तेजी से डांटती है कि आपको देर रात तक पार्टियों में नहीं जाना है। ठीक है, अंततः वह अपने पति का ख्याल रखती है, जिसने वो अपने क्लब में बहुत कुख्याति मतलब हासिल की है, वहाँ जहाँ वह अपना अधिकांश समय बिताता है। श्रीमती पियर्सन का व्यवहार 3 भ्रमित परिवारों के सदस्य के लिए चौंकाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ द पोएट मेड फन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय यूजिंग द फ्रेज जस्ट एंड प्लेजिड फॉर द किंग। यानी कि राजा की न्याय प्रिय एवं शांति वाक्यांश का प्रयोग करके कवि ने किस प्रकार शासन प्रणाली का उपहास किया। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन सीम टू बी वेल इस्टेब्लिश इन द मेलोन सिटी। यानी कि मेलन शहर में हस्तक्षेप के सिद्धांत अच्छी तरह स्थापित प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ द किंग इज कॉल्ड जस्ट एंड प्लेसिड, जो कि आयरोनिकली यानी राजा को विडंबना पूर्वक न्यायप्रिय एवं शांति का मतलब शांत कहा गया उनको। ठीक है, साथ ही साथ जस्टिस वाज नॉट डन इन द दैट सिटी, तो उस शहर में न्याय नहीं होता था। और किंग वाज ओनली अ टाइटल एंड अ सिंबल, राजा केवल एक उपाधि और प्रतीक मात्र था। ठीक है, सिटीजन्स हैड कंप्लीट इंडिपेंडेंस
इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर लिव्स, यानी कि नागरिक को अपने जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण तरह से स्वतंत्रता थी। एंड आप लिखेंगे पब्लिक वाज रियल इंचार्ज ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन जो चला रहा था वो पब्लिक ही चला रहा था वहाँ पर। एंड किंग हैड टू बी चेंज्ड एज द पीपल डिमांडेड सम वन टू बी हैंग्ड, यानी कि राजा को फांसी देनी पड़ी क्योंकि लोगों ने किसी को फांसी देने की मांग की थी। एंड किंग पावरलेस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी कि राजा स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ था। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि राजा जो था वो न्यायप्रिय एवं शांति था। इस वाक्यांश का प्रयोग कवि ने किस प्रकार के शासन का उपहास करने के लिए किया है, तो इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है समाप्त। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।